तो कल हमने एटॉमिक मास देखा था। व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास देखा था किसमें? ग्राम में देखा था, एक हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम का अगर हम डाल्टन में देखेंगे तो 1 डाल्टन होता है एटॉमिक मास। वही ग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या होता है? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इससे हम ये भी जान सकते हैं कि एक डाल्टन यानी कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, तो और ये भी पढ़ा था कि ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, इसलिए इसका मेजर करना इसको बहुत ज्यादा आसान बात है क्या? नहीं। ठीक है, फिर आगे देखा था कि अभी प्रेजेंट सिस्टम जो एटॉमिक मास, प्रेजेंट सिस्टम में हम जब एटम का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है, वो कार्बन के एटॉमिक मास से रिलेटिव है। ठीक है, यानी उससे कंपैरिजन में हम लोग निकाल रहे हैं कि कार्बन से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना कम है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि 1 AMU यानी क्या होता है। ठीक है, 1 AMU यानी क्या होता है? यहाँ लिखा है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। डेफिनेशन है 1 AMU नथिंग बट क्या है? वो डाल्टन है। ठीक है, AMU को U से हटा दिया और क्या नाम रखा? सिर्फ और सिर्फ डाल्टन। तो डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज 1 AMU, तो तुमको लिखना है इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फिर कल न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, समझा? आज हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एवरेज ये वर्ड तुमने बहुत बार सुना है ना? एवरेज क्यों निकालते हैं? जनरली 3-4 वैल्यू अगर हमको दिखे तो उसका हम क्या निकालते हैं? एवरेज। एक करेक्ट बीच वाली वैल्यू निकालते हैं, एवरेज रहता है। वैसे देखो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास यानी क्या? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में होते हैं, ठीक है, जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। पढ़ा है तुमने, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास कैसा होता है? अलग, भले ही एटॉमिक नंबर कैसा होता है? सेम। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कार्बन का, ये अपने तीन आइसोटोप्स के मिक्सचर का रहता है। ठीक है, फिर उस कार्बन का जब हमको एटॉमिक मास निकालना है अकेला ये कार्बन है क्या? तीनों आइसोटोप्स का क्या है? वो मिक्सचर के फॉर्म में है। ठीक है, उस समय टर्म आती है एवरेज एटॉमिक मास। एक एटम है तो उससे हमको कोई सरोकार नहीं है, डायरेक्ट क्या निकालना पड़ता है हमको? उसका एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जब हम टर्म यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट जो है वो अपने आइसोटोप्स के मिक्सचर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी कोई एक आइसोटोप्स रहता है क्या? नहीं, 2-3 आइसोटोप्स का मिक्सचर रहता है। उस समय अगर हमको उसका एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, तो जितने भी आइसोटोप्स है सबके एटॉमिक मास को क्या करना पड़ेगा? प्लस। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यानी एक से ज्यादा अगर आइसोटोप्स है तो हमको उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी ना मास पता चलेगा, वरना चलेगा क्या? नहीं। तो वही बात बताइए कि एवरेज एटॉमिक मास यानी क्या है। ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स है एलिमेंट, जितने भी आइसोटोप्स एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है, सबके एटॉमिक मास का क्या निकालना है हमको? एवरेज। देखो यहाँ पे दैट, पढ़ भी लो, ए मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 आइसोटोप्स। एक से ज्यादा आइसोटोप्स के मिक्सचर में वो प्रेजेंट रहता है, और आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। ऐसे एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो हमको क्या मेजर करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। तो हमको उस एलिमेंट का जितने भी आइसोटोप्स है सबका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास यानी क्या? सिर्फ जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास को प्लस करना है क्या? नहीं, और एक नई टर्म बताया है, एवरेज एटॉमिक मास यानी क्या? जितने भी आइसोटोप दिए उनके जो एटॉमिक मास है, पहले एटॉमिक मास को उनकी रिलेटिव अबंडेंस नेचर में कितने ज्यादा प्रेजेंट है उससे क्या करना है तुमको? मल्टीप्लाई। जैसे ये कार्बन 12 नेचर में कितना है? 98.892% प्रेजेंट होता है। कार्बन 13 ये कितना प्रेजेंट है? 1.108। और कार्बन 14 2 इंटू 10⁻⁻10। तो पहले इनके एटॉमिक मास को इनके रिलेटिव अबंडेंस से क्या करना है? मल्टीप्लाई, और उसके बाद इन तीनों को एक में एक से क्या कर देना है? प्लस। तो तुम्हारा क्या निकलेगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एवरेज एटॉमिक मास किसको कह रहे हैं? समझा सबको? देखो यहाँ लिखा है
अगर कोई एलिमेंट आइसोटोप्स के मिक्सचर में फॉर्म में है तो हमको इसके आइसोटोप्स का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास. व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? टेकिंग इनटू अकाउंट द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस. यानी उन तीनों के एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर तीनों के एटॉमिक मास को क्या करना है हमको, प्लस. यह एग्जांपल भी देख रहे हैं. इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है. एग्जाम्पल भी दिया है कि कार्बन के 3 आइसोटोप दिख रहे हैं तुमको, उन तीनों का क्या दिया, एटॉमिक मास दिया हुआ है और तीनों का रिलेटिव अबंडेंस भी दिया हुआ. तो अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो ये पहला एटॉमिक मास है, उससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके रिलेटिव अबंडेंस को. देखो मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ये दूसरा एटॉमिक मास है दूसरे कार्बन का, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके रिलेटिव अबंडेंस से. देखो किया, फिर प्लस तीसरा एटॉमिक कार्बन का तीसरा एलिमेंट तीसरा आइसोटोप, उसके एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके रिलेटिव अबंडेंस से. और उसके बाद तीनों को क्या कर देना हमको, प्लस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये रिलेटिव अबंडेंस किस में दिया है, परसेंटेज में. तो परसेंटेज में प्लस कर पाएंगे क्या, नहीं. इसलिए देखो ये जो वैल्यू है इसके नीचे क्या दिया है, 100, क्योंकि परसेंट को किस में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे नंबर में. नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100. ऐसे सबको मल्टीप्लाई करना और फिर सबको क्या करना, प्लस. तुम्हारा निकलेगा रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास. समझा किसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, समझा सबको. इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले. पहले मैं ये करके दिखा देती हूँ एक तुमको, बाकी वाला दूसरा एक न्यूमेरिकल है सॉल्व वाला, वो तुमको करना. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना. तुमको मैंने क्वेश्चन दिया, पहला आइसोटोप्स कौन सा है, C12, दूसरा है C13 और तीसरा है C14. 3 आइसोटोप्स दिए और बोल रहा है कि तीनों का एटॉमिक मास कैसा है, अलग है. तुमको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. एवरेज यानी क्या, तीनों का प्लस. ठीक है. कोई भी चीज हमको दी रहेंगी 3-4 टर्म और बोला रहेगा इन चारों को क्या निकालो, एवरेज. तो तुम क्या करोगे, तीनों का प्लस करते हो ना जिसको. बस यहाँ पे आइसोटोप्स 3 है और बोल रहा है कि एवरेज निकालना है, तो इसके एटॉमिक मास का क्या निकालना पड़ेगा तुमको, एवरेज. तो कार्बन का C12 का एटॉमिक मास कितना दिया है तुम्हारे बुक में,
0, ठीक है, ये 005, 0, ठीक है, 00317, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस दिया है कितना, 892, इसका ठीक है। तो इसमें थोड़ी नई चीज ऐड की है कि तुमको एवरेज निकालना है, तो सिर्फ एटॉमिक मास को प्लस करना है क्या, नहीं, पहले एटॉमिक मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और उसके बाद तीनों का क्या करो, प्लस, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिख सकते हो तुम। देखो डिवाइड तो हो गए। अब देखो फॉर्मूला क्या, एवरेज एटॉमिक मास का, जो भी आइसोटोप से, अभी जो बार बार बता रही हूँ वही है, ठीक है। बार और एक बार बता के तुमको बोर नहीं करना चाहती, ऑलरेडी तुम बोर हो चुके हो सुबह से आके, हो ना, ठीक है। और रिलेटिव अब देखो ये कार्बन है, सबसे पहला कार्बन 12 है, इसके एटॉमिक मास हमने लिख दिया, इसके एटॉमिक मास से किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके रिलेटिव अबंडेंस का। रिलेटिव अबंडेंस कितना है, 98.892, ये परसेंट में दिया, किसमें दिया, तो इसलिए हम इसको नंबर में लिखेंगे, नंबर में जब लिखेंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ C13 कितना है, 13.00335, राउंड ऑफ करेंगे तो 30 नहीं आएगा, ठीक है। कर भी सकते हो या फिर पूरा पुट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं नहीं पुट करूंगी, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। N2 1.108 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस तीसरे कार्बन आइटम कौन सा है, 14, उसका है 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10, ये भी परसेंट में, इसलिए नीचे में क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। अब तीनों को तुमको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करो करो मल्टीप्लाई, बेवकूफो। यहाँ पे अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहे तो ये भी पूरा ही लिख लेते, इसके लिए तुम लॉग का यूज कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए बस करोगे, प्लस के लिए नहीं करोगे, लेकिन फिर वो बहुत लंबा होगा, है ना, इसलिए तुम डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 12 13 14 ही है, उसके पहाड़े नहीं आते क्या तुमको, बस
1186.704 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये डिवीजन में आ गया। ठीक है, फिर बीच में प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। लड़के इसका मल्टीप्लीकेशन करके बताएंगे पट से, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तुम लोग घर में जाने के बाद ये देखते नहीं हो क्या वीडियो? तो क्या याद रखना है तुमको, देखो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास जो है अलग अलग एलिमेंट्स का मेंशन किया गया है। एटॉमिक नंबर भी मेंशन है, एटॉमिक मास नंबर भी, लेकिन वो एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है देखो। और ये जो, क्योंकि एटॉमिक मास अभी हमने देखे बहुत ज्यादा कैसे आ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास लंबे लंबे आ रहे हैं, तो उनको राउंड ऑफ करके डाला गया है। जैसे देखो अभी कार्बन का हमने निकाला था, इसको राउंड ऑफ करके कहाँ तक क्या रखा है, 12। वैसे ही नाइट्रोजन का ये 14.007 आता है, उसको राउंड ऑफ करके कितना लिखा गया, 14। ऑक्सीजन का 15.99999, देखो 999 उस दिन हम लोगों ने ऑक्सीजन का निकाला था, ये ग्राम में ऐसा निकाला था ना, तो आंसर हमारा वही आ रहा था, क्या आ रहा था 15.999, उसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा है 60। या 35.453 जो क्लोरीन का है तो उसको क्या किया है 35.5। वैसे ही ब्रोमीन का 79.9 है, 04, उसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा है 79.9। ठीक है, तो ऐसे राउंड ऑफ करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में छोटे छोटे एटॉमिक मास, ज्यादा लर्न ना करना पड़े तुमको नंबर, वो डाले गए। ये होमवर्क तुमको करके लाना है घर से। ठीक है, नीचे डाटा दिया गया है, इस डाटा का यूज करके तुमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है नियॉन का। ठीक है, और फिर तुम निकालोगे अपना एक्सरसाइज, तो फिर तुमको बताती हूँ मैं। वही पेज बचे, देखो ये जी, क्वेश्चन नंबर जी, बोरॉन का ये देखो, नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस बोरॉन के 3 आइसोटोप्स दिए, 2 आइसोटोप्स दिए, B10 और B11, और उनका अबंडेंस भी उनके सामने दिया। तुमको क्या करना है, उनके एटॉमिक मासेस भी दिए हुए, तुमको निकालना है क्या है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, समझा क्या निकालना है, अबंडेंस दिया है, उस कार्बन में तो हमने 3 का निकाला था, बोरॉन में कितने, सिर्फ और सिर्फ 2, तो उन्हीं दोनों को प्लस करना है। ठीक है, आ जाएगा सबको, इसका आंसर तुम लोगों ने करके लाए हो। अच्छा, और एक बताया था मैंने मल्टीपल चॉइस, इसका क्या आंसर निकला है -. चलो, सबके सब होशियार हो गया, मेरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मुझको लगा नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे कितना बोर पढ़ाते हैं।
हाँ, तो देखो ये मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास, पहले हमने एक ही टर्म पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, अभी एक और दूसरा टर्म है, क्या है, फॉर्मूला मास है। एक ही टर्म तो पढ़ा है मैंने, एवरेज एटॉमिक मास। अभी कुछ नहीं, बेसिक ही पढ़ाने वाली हूँ मैं, नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए तुमको बेसिक पढ़ना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मास की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। कल हमने मॉलिक्यूलर और कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, बस वही, तो नोट पे पढ़ाती हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कंपाउंड, है ना, कल ही बताया था कंपाउंड क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल बताया था। तो कल मैंने जो डेफिनेशन बताया था कंपाउंड का वो तो पूरी थी, लेकिन मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी आधी अधूरी थी, ठीक है। वो आज मैं तुमको पूरा बताती हूँ, ठीक है। कंपाउंड क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, मोर, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट का क्या है, ये ग्रुप है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, वेर two or more different element are combined in fixed proportion। जब वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था तुमको मैंने, जैसे कि NaCl क्या है, कंपाउंड, H2O जो है वो क्या है, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी अलग है, दो प्रकार के हैं बॉन्ड के हिसाब से, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड से बने हुए, और दूसरे है कोवैलेंट, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे H2O जो है वो कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्या है, NaCl, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, व्हेन टू और मोर सेम, मोर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट और सेम एलिमेंट, डिफरेंट भी हो सकते हो, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और उसके बाद मैंने तुमको क्या बोला था, ऑल कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन इसके आगे एक और वर्ड आता है, एक्सेप्ट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के, आयोनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, उसका रीजन मैं अभी तुमको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम O2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, ठीक है। H2O भी एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट इसमें क्या हुआ है, ऐड हुए। से NaCl में भी अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन हम इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो वो अभी देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते, अब मैंने ले लिया वाटर, पूरा का पूरा, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स। ये भी कर लिया, इसमें क्या ले लिया, वाटर, जितने में मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, H2, H2O, H2O, H2, H2, H2। यानी ये जो वाटर है वो कौन से मॉलिक्यूल से बना है, H2O, सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, H2। वही अगर मैंने सॉल्ट ले लिया, टेबल सॉल्ट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, सोडियम, ठीक है,
उसका लैटिक्स रहता है, तुम्हारे बुक में है, ठीक है, मैं तुमको अभी दिखाती हूँ। ये समझा तुमको मॉलिक्यूल। जब हम NaCl की बात करते हैं, तो जब हम सॉल्ट लेते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, NaCl ऐसा हो, है ना। जैसा पानी में H2O है, वैसा ही सॉल्ट में क्या होना चाहिए, सबके सब कैसे होने चाहिए, NaCl, एक Na से एक Cl बॉन्ड होना चाहिए, एक Na से एक Cl, ऐसे पूरे क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली वो अरेंज होते हैं, ठीक है। यानी एक Na के साथ ना जाने कितने Cl बॉन्ड होंगे, ये नहीं कि एक Na के साथ सिर्फ और सिर्फ कितने Cl बॉन्ड हो, एक, ऐसा नहीं है। एक Na के साथ 6 Cl बॉन्ड भी होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। यानी NaCl यानी ये बता रहे हैं कि एक Na से एक Cl बॉन्ड हो रहा है, नहीं। एक कोई भी हम टेबल सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने Na की जितना Na होगा नंबर, उतना क्या होगा, Cl होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है वो तुमको बता रहा है इन दोनों का रेशो, ठीक है, कि नमक में Na और Cl का रेशो कैसा है, सेम है, इसलिए NaCl लिखा। एक्चुअली में एक Na एक Cl से बाउंडेड है क्या, एक Na 6 Cl से बाउंडेड, समझा। जबकि यहाँ पे ऐसी बात है क्या, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स में है उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाउंडेड है। ये कोई फॉर्मूला बता रहे क्या, नहीं, करेक्टली ऐसा ही है मॉलिक्यूल्स वाटर में। जबकि सॉल्ट में ऐसा है क्या, जैसे देखो तुमको मैं एक लैटिक्स से दिखाती हूँ NaCl, तो तुमको डिफरेंसेस पता चलेंगे। जब हम केमिकल बॉन्ड नाम का केमिकल बॉन्ड, क्या है 56 है, हम कहाँ पहुंचे, हम तो अभी तक 24 ही पहुंचे। ये देखो ये NaCl का क्रिस्टल, इसमें तुमको देखो बताया Na ये पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव। एक Na सिर्फ एक Cl से बॉन्डेड है क्या, बहुत सारे Cl है, यहाँ पे एक 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 Cl है, ठीक है। यानी ये जो, लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जितने Na होंगे उतने क्या होंगे, Cl हो। लेकिन एक Na एक Cl से बाउंड है क्या, जैसे H2O में हो रहा था, 2 H2O एक ऑक्सीजन से क्या हो रहे थे, बाउंड। यहाँ पे ऐसा है क्या, यानी आयोनिक कंपाउंड का जो हम फॉर्मूला देखते हैं उसमें वहां रेशियो बताया जाता है कि इस कंपाउंड में कार्बन कितने, सोडियम कितने और क्लोरीन कितने, ठीक है। ये नहीं बताया जाता कि एक Na के साथ क्या बॉन्ड है, Cl। यानी ये जो आयनिक कंपाउंड है जिसको दिखाया जाता है एक स्पेशल क्या है, उसका फॉर्मूला है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं कहते। और जो कि आयनिक कंपाउंड अलग है और मॉलिक्यूल कैसे है, अलग है। इसलिए मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और आयनिक कंपाउंड जिनको हम एक स्पेसिफिक किससे दिखा रहे हैं, फॉर्मूला से दिखा रहे हैं, वो होगा फॉर्मूला मास, उनका फॉर्मूला मास। ये दो टर्म तुम्हारा है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ठीक है। हाँ कटायन एनायन देखो ना, बताया ना। जबकि H2O में कटायन एनायन होता है क्या, वहां पे वो ऐड हो जाते हैं, 2 H और एक ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। वहां पे कटायन एनायन वाली कोई टर्म आ रही है क्या, नहीं, ठीक है। 2 H और एक ऑक्सीजन क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं।
यहाँ पे कटन एनएन वाली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एन और एक सीएल ऐड हो रही है क्या? नहीं, हर एक एन से हर एक सीएल कैसा है, पूरा घिरा हुआ, ठीक है। और ये जो एन और सीएल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं बता रहा है कि एक एन से एक सीएल बॉन्डेड है, ये बता रहा है कि ये पूरे जो टेबल सॉल्ट जो सब्सटेंस तुम ले रहे हो उसमें Na और Cl दोनों का अमाउंट कैसा है, सेम है, 1:1 रेशो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड को जब हम उनका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला जो दिखाते हैं वो फॉर्मूले से दिखाते हैं, ठीक है। और जो कि मॉलिक्यूल्स का क्या है वो वैसे ही अरेंज है। देखो तुम्हारे इसमें उसका अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला वो तुमको समझा। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं कहते हैं, समझा कि नहीं? समझा? नहीं समझा, लगा कल समझाओ, ठीक है। सबसे कठिन टॉपिक अभी आने वाला है, ये तो सबसे इजी है।